जय हिंद दोस्तों। आज है 21 अगस्त 2020। आज के अंतर्गत क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है, डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमेशा पूछने को दिखाई देता है और वह डेली हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को भी सर्च कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज के हमारे पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले पर कौन से पायदान पर है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी हो गया 70, ऑप्शन सी हो गया 75, ऑप्शन डी है 79। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी 79 में पायदान है। टोटल कितने कंट्री लिए गए थे, 85 कंट्री लिए गए थे, जिसके अंतर्गत भारत का नंबर कौन सा है, 79। अगर इंटरनेट खत्म करने की बात करें तो टॉप 10 कंट्री के अंतर्गत भारत का नंबर है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से यह डाटा किसके द्वारा जारी किया गया, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ट्विटर व पेरिस्कोप पर सामग्री को हटाने की अनुरोध करने वाला देश कौन से नंबर का देश बन गया, ठीक है। क्या करता है भारत, ट्विटर और पेरिस्कोप पर अपने कुछ डाटाओं को हटाने की बात करता है या जो सामग्री होती है उसको हटाने की बात करता है, तो वो अनुरोध करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी पाँचवें नंबर का देश बन गया, ठीक है। ये रिपोर्ट कहाँ से मालूम पड़ी, अगर इसकी बात करें तो जो ट्विटर के अंतर्गत ही माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत से मालूम पड़ा कि भारत इस प्रकार का अनुरोध करने वाला 5वें नंबर का देश बन गया है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में सर्वाधिक $US खरीदने वाला देश कौन सा बन गया। पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है भारत। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्या हो गया, हमारा प्यारा भारत क्या हो गया, सर्वाधिक $US खरीदने वाला देश हो गया, ठीक है। लास्ट 4 से लेकर जुलाई 2020 तक क्या है, इसमें मुख्य रूप से भारत ने कितना खरीदा है, इसमें लगभग $30 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार इसके अंतर्गत खरीदा है और 5वें नंबर का इसके अंतर्गत का देश बन गया है, ठीक है। जैसे कि कोविड-19 के कारण भारत में नुकसान कितनी हो गई, 4.8% होने के बाद भारत की क्या होगी, रुपये की वैल्यू गिर गई और एशिया मुद्राओं के भी दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला यह बन गया है, ठीक है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका सारा मैनेज कौन करता है, आरबीआई करता है भारत के अंतर्गत। और आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई पर स्थित है। और लोगो क्या है, टाइगर और बाघ, और क्या है, पाम ट्री आरबीआई का लोगो है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर बैक टू विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में कहाँ पर बैक टू विलेज कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा है दिल्ली और चौथा है अंडमान निकोबार। तो इसके बाद हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कैपिटल कहाँ पर स्थित है, श्रीनगर। यहाँ पर क्या कर दिया गया है, बैक टू विलेज कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया गया। क्या है, बैक टू विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से क्या किया जाएगा, 2019 के बीच के दौरान जो काम किए गए थे लगभग 1930 जो परियोजनाएँ थी, ई बुक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पर जो गाँव है कितनी है, 5517 गाँव हैं और 4621 क्या हैं पंचायत हैं, उसको भी इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 4 सीटें। कितनी है, राज्यसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑन दिस टाइम 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं, ठीक है। पहले कितने थे, 29 राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम पर टॉप कौन सा रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है सूरत, तीसरा है इंदौर, चौथा है दिल्ली। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी इंदौर ने चौथी बार भी लगातार टॉप किया है। और दूसरे नंबर का कौन सा बन गया है, सूरत। और तीसरे नंबर का कौन सा बन गया है, मुंबई बन गया है, ठीक है। और मुख्य रूप से बात करें तो यह डाटा कब जारी की गई थी, 20 अगस्त 2020 को यह डाटा जारी किया गया था, ठीक है। यह देश क्या था, वार्षिक स्वच्छता
भाषा सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे की बात करें तो हाल ही में 2020 में संसद के स्पीकरों का विश्व सम्मेलन कौन से नंबर का था? ठीक है, क्या होता है कि एक विश्व के सभी क्या होते हैं, संसद के जो स्पीकर होते हैं उनका सम्मेलन होता है, तो यह कौन से नंबर का था? पहला है ऑप्शन ए 2, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 8। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है? 5वें नंबर का क्या था? स्पीकरों का विश्व सम्मेलन था। ठीक है, कौन से नंबर का था? 5वें नंबर का था। इस सम्मेलन की अगर विषय की बात करें तो विषय क्या था? अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है, और जो क्या करता है, लोगों और ग्रहों के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। ठीक है, अगर भारत से भाग लेने की बात करें तो भारत से किसने भाग लिया था? स्पीकर कौन है भारत के? ओम बिरला जी, इन्होंने ही विश्व सम्मेलन संसद स्पीकरों पर भाग लिया था। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या में भारत का स्थान कौन से नंबर पर है? ठीक है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए पहला स्थान है। किस पर? जैविक किसानों की संख्या पर पहला स्थान है। ठीक है, कौन से में? जैविक किसानों के मामले पर कौन सा स्थान है? पहला। और जैविक क्षेत्र के हिसाब से कौन सा नंबर है? 9वें स्थान पर है। भारत पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में एक ही ऐसा राज्य है जहां पर संपूर्ण रूप से क्या किया जाता है, जैविक बनने वाला पहला राज्य है, वह कौन सा है? सिक्किम। ठीक है, कौन सा राज्य है? सिक्किम। गंगटोक मैप पर जान लेते हैं कि आखिर सिक्किम कहाँ पर है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर है। ठीक है, सिक्किम ये क्या है, पूरी तरह से जैविक बनने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, और त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा हो गया, और उत्तराखंड में भी क्या किया जा रहा है, इस प्रकार के कार्य करने के लिए भी प्रोसेस चल रहे हैं। और भारत में प्रमुख रूप से जैविक निर्यात क्या क्या है? अलसी के बीज, तिल, सोयाबीन, चाय, औषधि पौधे, चावल और दाल आदि होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन के ने किसके साथ एमओयू किया है? पहला है ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना, दूसरा है भारतीय रेलवे, थर्ड है आईटीबीपी, ऑप्शन डी है एआईएफएफ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी एआईएफएफ के द्वारा क्या किया गया है? इंटरनेशनल प्रोफेशनल स्काउटिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए के साथ क्या किया है? 2 वर्ष के लिए एमओयू किया। एमओयू की बात करें तो क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अभी जानेंगे कि हम इसके अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं इनमें क्या प्रोविज़न है, क्या बनाया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? भारत में स्काउटिंग से संबंधित कई पाठ्यक्रमों को वेबिनार क्या किया जाएगा? वितरण किया जाएगा। ठीक है, कब से कब वेबिनार कब चलेगा? 7 से लेकर 11 सितंबर 2020 तक चलेगा। और इसके अंतर्गत उपस्थित लोगों को क्या किया जाएगा? स्काउट तथा उसके विश्लेषण की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि एमओयू किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक क्या होता है? एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। 2 प्रमुख होते हैं। अब ये कब किया जाता है? ये पहले किया जाता है, ये बाद में होता है। ठीक है, जब थोड़ा सा प्रोसेस चल रहा होता है तो डॉक्यूमेंट के माध्यम से होता है, तो उसको एमओयू कहा जाता है। और जब वो कम्प्लीटली हो जाता है काम, तो उसको क्या किया जाता है? फाइनल सिग्नेचर को एमओए कहा जाता है। आप इसको याद करने का तरीका है, आप इसको सगाई मान लीजिए और इसको शादी मान लीजिए। सगाई की प्रोसेस एमओयू होगी, और शादी का कम्प्लीटली प्रोसेस क्या हो गया? एमओए हो गया। ठीक है, चलिए आपको, और इसके अंतर्गत क्या है? एआईएफएफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय कवि माधव प्रसाद घिमिरे का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले थे? ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन वी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है? नेपाल के क्या थे? राष्ट्रीय कवि माधव प्रसाद घिमिरे जी थे। ठीक है, इनको राष्ट्र कवि का दर्जा भी किसके द्वारा दिया था? नेपाल साहित्य में अपना योगदान करने के लिए नेपाल ने ही इनको क्या दिया था? राष्ट्रीय कवि का दर्जा दिया था। ठीक है, और ये रहा इनका फिक, ये है। ठीक है, ये कौन है? राष्ट्र कवि माधव प्रसाद घिमिरे जी यही है। ठीक है, माधव प्रसाद घिमिरे जी ये हैं। और ये क्या थे? घिमिरे। नेपाली साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण इनका के नाम क्या जुड़ गया था?
आगे राष्ट्र कवि जुड़ गया था। इनकी रचनाओं के नाम कुछ जान लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके नाम क्या था। एक था मालती मंगे, ठीक है, मालती मंगले, ठीक है, क्या था, मालती मंगले। दूसरा क्या हो गया, शकुंतला था। और एक था हिमालवरी, ठीक है, हिमालवरी, हिमालपरी। और चौथा था गोरी, क्या था, गोरी। और ये क्या रहे थे, नेपाल सेना के अंतर्गत भी इन्होंने अपना ब्रिगेडियर जनरल के पोस्ट पर भी ये रहे थे, ठीक है। हाल ही में ये क्या हो गया था, इनका जन्म कब हुआ था, 1919 ईस्वी में हुआ था और 2020 में इनकी डेथ हो गई है। ये 100 साल तक जिए थे, ठीक है, कितने साल तक जिए थे। और इनकी पुस्तकें तथा इनको जो राष्ट्र कवि थे इसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। चले आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में एडीपी ने भारत को कितने बिलियन डॉलर का ऋण को मंजूरी दी है, ठीक है। भारत ने क्या किया, एडीपी एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, मनीला पर। इसने क्या किया है, कितने बिलियन ऋण को मंजूरी दी है। पहला है $1 मिलियन, दूसरा है $2 मिलियन, ऑप्शन सी $3 मिलियन, ऑप्शन डी है $4 मिलियन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन $1 मिलियन के लिए एशियन डेवलपमेंट ने दिया है। क्यों दिया है अब ये जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली से लेकर क्या किया जाएगा, मेरठ तक, ठीक है, दिल्ली एनसीआर से लेकर मेरठ तक क्या किया गया है, एक रैपिड पारगम्य प्रणाली निर्माण सहायता करने के लिए इन्होंने $1 मिलियन का दिया गया। जैसे कि आप दिल्ली पर रहने वाले होंगे, आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली एनसीआर पर काफ़ी अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, भीड़ होती है, ट्रैफिक दिक्कत होता है। और इसके लिए क्या किया जाएगा, इस कमी को, इसको कम करने के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ और दिल्ली को जोड़ने के लिए, इस करने के लिए, यह कनेक्टिविटी सिस्टम लाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इस परियोजना को, पारगम्य प्रणाली को शुरू किया है। उसके लिए क्या दिया गया है, $1 मिलियन का ऋण भारत को एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में द्विजिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, ठीक है। क्या कह रहा है, हाल ही में द्विजिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी असम, ठीक है। असम में क्या, कौन सा क्या मनाया गया है, असम में मनाया गया है द्विजिंग महोत्सव, ठीक है। असम में क्या मनाया गया है, द्विजिंग महोत्सव। और यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 7 सीटें, और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14 सीटें। कितनी सीटें, 4 और 7 और 14 सीटें हैं। द्विजिंग महोत्सव के बारे में से थोड़ा और जान लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक वार्षिक नदी महोत्सव। क्या होता है, द्विजिंग महोत्सव वार्षिक नदी महोत्सव होता है, जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। और ये कितने था, 12 दिवसीय था, ठीक है, कार्यक्रम था, जिनमें क्या था, 15 लाख से भी अधिक जो पर्यटक थे उन्होंने इसके अंतर्गत भाग लिया था। और चौथा संस्करण भी था। संस्करण की बात करें तो ये कौन सा था, चौथे नंबर का संस्करण था। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में क्या करना था, पर्यावरण को बचाना और उसके लिए प्रोत्साहित करना, और जो होनहार देसी प्रतिभा की इच्छा को बढ़ावा देने के लिए तथा स्थानीय जो उत्पादन होते हैं उसको बढ़ाने वाले के लिए इस पर क्या किया गया था, मोटिवेट किया गया था, ठीक है। असम की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, दिसपुर पर स्थित है। यहाँ पर राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 14 सीटें हैं। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन। हाल ही में किस ग्रह को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया, ठीक है, कि क्या कह रहा है, हाल ही में किस ग्रह को ओशियन वर्ल्ड का दर्जा गया। पहला ऑप्शन है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है शनि ग्रह, और चौथा है सेरेस। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, बौना ग्रह सेरेस को क्या किया गया, ओशियन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया। अब हम जान लेते हैं कि आखिर ये ओशियन वर्ल्ड है क्या और सेरेस क्या है। अगर बात करें तो सेरेस क्या है, एक ड्वार्फ ग्रह है, बौना ग्रह जिसे कहा जाता है, जो किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में। किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, शुद्र बेल्ट में स्थित है। और उस बेल्ट में क्या है, सबसे बड़ी वस्तु भी यही है, ठीक है। और ये किसके रूप में, मुख्य रूप से जो अमेरिका की एजेंसी है नासा, नेशनल NASA, ठीक है, NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी है, इनके द्वारा क्या भेजा गया था, एक जो डॉन अंतरिक्ष यान द्वारा क्या किया गया है, डाटा एकत्रित करके विश्लेषण करने के बाद सेरेस को क्या कर दिया गया है, ओशन वर्ल्ड का दर्जा दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। कि कौन से अंतरिक्ष यान के द्वारा, डॉन अंतरिक्ष यान भेजा गया था, उसने जो रिकॉर्डिंग दी है उसी के आधार पर इसको क्या कर दिया गया है, ओशन वर्ल्ड का नया दर्जा प्राप्त हो गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जान लेते हैं कि ग्रह कितने होते हैं, हमारे 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। पहले के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है और बाद के 4 ग्रहों को क्या कहा जाता है, सॉरी, पहले के 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह और पहले बाद के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल बाह्य ग्रह हो गए। शनि, अरुण, वरुण और 4 जो अंतिम वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है।
आंतरिक ग्रह हो गए और बाह्य ग्रह दो रूप से होते हैं, पहले के 4 के आंतरिक हो गए और लास्ट के 4 के हो गए बाह्य हो गए, इस प्रकार से। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मच्छर दिवस मनाया जाता है। तो हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 18 अगस्त, ऑप्शन बी है 19 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 अगस्त, ऑप्शन डी है 21 अगस्त। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 20 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। क्या किया जाता है, प्रतिवर्ष विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल का पीएमआई केरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा एयरटेल, तीसरा आइडिया, चौथा है यूएसटी। ठीक है, यूएसटी ग्लोबल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, यूएसटी ग्लोबल के द्वारा क्या किया गया, हाल ही में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट केरल का पीएमआई केरल कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एडॉप्ट स्कूल पहल शुरू किया जाता है, जिसके अंतर्गत यूएसटी जो ग्लोबल है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र या जो सरकार के द्वारा जो फंडिंग करके स्कूलें चलाई जाती हैं उनको गोद लिया जाएगा तथा वहाँ पर वित्तीय सहायता इनके द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक है, यूएसटी का लोगो इस रूप से, ठीक है, ये रहा यूएसटी ग्लोबल, इसका लोगो इस रूप से होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाली थी। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है जर्मनी और चौथा है फ्रांस। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, ब्रिटेन। ब्रिटेन की रहने वाली खिलाड़ी कौन थी, एंजेला बक्सटन। ये रही एंजेला बक्सटन, ये है। ठीक है, एंजेला बक्सटन जी यही है। ठीक है ना, इनको क्या किया है, 2020 में इनका डेथ हो गया है। ये क्या थे, टेनिस खिलाड़ी थे। इन्होंने क्या किया था, 2 बार ग्रैंड स्लैम युगल चैंपियन भी रही थी। ठीक है, क्या रही थी, 2 बार ग्रैंड स्लैम, 2 बार क्या रही थी, ग्रैंड स्लैम युगल में जीती थी, और इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनके अंतर्गत मुख्य रूप से बात करें तो बक्सटन ने क्या किया था, रोलैंड गैरोल और 1956 में क्या किया था, विंबलटन दोनों में गिब्सन के साथ महिला युगल भी इनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा।